हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्जेस होते हैं वो नेचर में फ्री और बाउंड दोनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज बिना चार्ज के मूव हुए करंट जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। लाइटनिंग जो होती है वो एक नेचुरल फिनोमेना होती है जिसमें क्या होता है, विच चार्जेस फ्लो फ्रॉम क्लाउड्स टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फियर। जैसे नॉर्मली हमारा क्या होता है कि एक हमारा वायर होता है, वायर में क्या होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। तो लाइटनिंग में क्या होता है, लाइटनिंग में चार्ज फ्लो करते हैं क्लाउड से अर्थ तक, और उसमें जो एटमॉस्फियर होता है वो उसके लिए एक कंडक्टर का काम करता है। द फ्लो ऑफ करेंट इन लाइटनिंग इज़ नॉट स्टडी, but in our everyday life we see many devices where charges flow in a steady manner। तो जो हमारा लाइटनिंग होता है उसमें स्टेडी मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो हमारे चार्जेस होते हैं वो फ्लो नहीं होते हैं, जबकि हम अपने आसपास जितने भी कंडक्टर्स देखते हैं उसमें जो चार्ज फ्लो होता है वो स्टेडी फॉर्म में होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कि करंट तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे चार्ज का मूवमेंट होता है। बिना चार्ज के मूव हुए हमारा करंट जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब जो चार्जेस होते हैं वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चार्ज कंसिडर किए हैं, Q प्लस और Q माइनस। जो Q प्लस है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, फॉरवर्ड माइनस चार्ज है, और जो Q माइनस है वो निगेटिव चार्ज है। अब हमें एक पर्टिकुलर एरिया में पता लगाना है कि कितना चार्ज होगा हमारा। वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट है और निगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट है, तो हमारा टोटल चार्ज कितना होगा, हम पूरा पॉजिटिव चार्ज लेंगे और पूरा निगेटिव चार्ज लेंगे, और दोनों को एक दूसरे सेपरेट करने, पूरा पता करने के लिए दोनों को ऐड ही तो करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट चार्ज Q मिला, और करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू QT, क्योंकि करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम हो गया हमारा कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लिमिटिंग केस कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। इसमें हमने क्या किया, डेल्टा Q नेट चार्ज कंसिडर किया है कि वो एक छोटे से टाइम डेल्टा T में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या केस लेंगे, सबसे पहले हमने माना कि हमारा एक भी करंट जो है एस टाइम T इज इक्वल टू 0, हमारा एक भी चार्ज जो है वो फ्लो नहीं हो रहा एट टाइम T प्लस डेल्टा T वो टाइम इंटरवल है जिसमें डेल्टा Q चार्ज फ्लो कर चुका है। जब स्टार्ट हो रहा था टाइम T इज इक्वल टू 0 पे हमारा एक भी चार्ज फ्लो नहीं किया था, और T प्लस डेल्टा T टाइम पर हमारा डेल्टा Q चार्ज जो है वो फ्लो कर चुका है। इसका मतलब जो हमारा लिमिटिंग करंट है वो कितना हुआ, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, जहाँ पर डेल्टा T काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। डेल्टा या DT इसका मतलब होता है टेंस टू 0, मतलब टाइम बहुत ही ज़्यादा बहुत कम है। इसे 0 से टेंस करवा सकते हैं, मतलब जैसे 0.00000001 टाइप्स, इस तरह से। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स में किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई। जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो वो मूव करते हैं। जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया गया तो उसके इन्फ्लुएंस में आते ही वो फ्लो करने लगते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो अपर स्टार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, उसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Bulk material is made up of many molecules. A gram of water, for example, contain approximately 10 raised to power 22 molecules. तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पता है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिस वजह से वो थोड़े से ही अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल्स में वो सारे के सारे क्लोजली बॉन्ड होते हैं।
In some materials the electron will still be bound, and that is they will not accelerate even if an electric field is applied. In other materials, notably matter, some of the electrons are practically free to move within the bulk of material. These materials generally called conductors. तो अब यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर की बात आ गई। तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी हमने कंडक्टर लिया हुआ है, कोई भी मेटल लिया है, कोई भी नॉन मेटल लिया है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, किसी किसी कंडक्टर्स में, किसी किसी ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, किसी किसी में मूव नहीं करते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं, जिसमें मूव नहीं कर पाते हैं वो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। If we consider solid conductors, then of course the atoms are tightly bound to each other, so that the current is carried by the negatively charged electrons. However, other type of conductors like electrostatic solution, where positive and negative charge both can move. In our discussion, we will focus only on the solid conductors. तो इसमें मतलब हम नॉर्मली सॉलिड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे, उसमें तो खैर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ही अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्चुअली में फ्री टू मूव होते हैं, पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अराउंड उन्हें ऑसिलेट करना होता है, वो ऑसिलेट करते हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी ईजी होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पे हमने ये वाला केस कंसिडर किया है जहाँ पे हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। तो इस केस में हमने क्या किया, लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन टू सच अ पीस ऑफ कंडक्टर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। टू फोकस अवर थॉट, इमेजिन दैट कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। सपोज we now have two thin circular discs of positive charge q and similar negative charge minus q। इसे हमने सिलेंडर केस में कंसिडर किया। सिलेंडर ऐसा होता है नॉर्मली, इसका कर्व एरिया जो होगा, यहाँ पे हमने दो डिस्क और ऐड कर दी हैं, जिसमें हमारा एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज की है और एक जो है वो नेगेटिव चार्ज की है। ठीक है, अब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास जाते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो हमारी क्रिएट होंगी। डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, क्योंकि पॉजिटिव से दूर होती है, नेगेटिव की तरफ होती हैं। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो क्रिएट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर पे, उन पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। और चार्ज की मूवमेंट को ही तो करंट कहते हैं। जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसका मतलब होता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो करंट के बराबर होता है, लेकिन उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमने दो केस कंसिडर किए हैं। एक बार हमने लेंथ का केस कंसिडर किया है, एक बार हमने ब्रेथ का केस कंसिडर किया। यहाँ पे हमने दो स्लैब लिए हैं, हर एक स्लैब की लेंथ जो है वो L है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। पहला केस हमने कंसिडर किया जिसमें हमने दो स्लैब को एक के ऊपर एक रख दिया था, एक के बाद एक रख दिया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ भी L है, टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई, 2L हो गई। एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल हमारा वो अभी भी सेम है। तो इसका मतलब है इफ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द फर्स्ट स्लैब, then V is also the potential difference across the end of the second slab. Since second slab is identical and same current I flow through both, the potential difference across the end of the combination is clearly the sum of the potential difference across two individual slab and hence 2V। तो क्या है, एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ L है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2L और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2V। अब हमने रेजिस्टेंस निकालना है तो 2V अपॉन I इज इक्वल टू 2R। दूसरा केस हमने क्या कंसिडर किया, दूसरा केस हमने कंसिडर किया है कि हमारे जो लेंथ है वो L ही है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा वो A/2 हो गया। अब क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो हमारा सेम रहेगा, करंट जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 2 यहाँ ऊपर ट्रांसपोज हो गया, तो 2V अपॉन I इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ से कुछ जनरल बातें हमें
मतलब नॉर्मली इसके रिजल्टेंट में कुछ जनरल बातें आई हैं कि जो आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जिसके लिए हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। करंट डेंसिटी आखिरकार होती क्या? करंट पर यूनिट एरिया, करंट जो पर यूनिट एरिया और डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। अब उसके बाद करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? करंट डेंसिटी का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया, जहाँ पे हमने एक केस और कंसिडर किया था। करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है वो एरिया अपॉन पर एरिया मीटर पर मीटर स्क्वायर होती है। Further, if E is the magnitude of uniform electric field in the conductor whose length is L, then the potential difference V across it is EL. Using these, the last equation read. हमने क्या मान लिया है? हमने अब इसमें क्या किया? V इज इक्वल टू आई आर हमारा होता है। ठीक है, अब जो V है वो आई आर के इक्वल है, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम ई एल भी तो लिख सकते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया? वी मिल गया। अब ये वी क्या था? हमारा ई एल, और इसके बाद हमने क्या लिखा है? जे पी एल। ठीक है, या तो फिर ई को हम ले सकते हैं जे पी। द above relation for magnitude E and J are indeed to be in a vector form. The current density which we have defined as current through unit normal to the current is also directed E and is also vector. J is equal to JE upon E. Thus, the last equation can be written as J is equal to rho E, जहाँ पे J is equal to सिग्मा E, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रजिस्टिविटी का मतलब होता है कि रजिस्टर करना, मतलब करंट को फ्लो ना होने देना, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है करंट को फ्लो होने देना। और अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, कि आखिरकार जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, और रेजिस्टिविटी का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, किस तरह से ये टर्म रेजिस्टेंस का आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट में आता है। तो इस चीज़ को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।